इन्फ्लुएंसर बनना ड्रीम है और क्यों ना हो। इन्फ्लुएंसर बनके वो सब कुछ मिलता है जो एक 9 to 5 की जॉब से नहीं मिल सकता। महंगे क्लोथ्स, महंगी गाड़ियां, एक्सोटिक वेकेशंस, मिलियन ऑफ फैंस एंड मंथली इनकम इतनी कि कोई भी जॉब उसके आगे फीक लगे। एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, MBA, बैंक, स्टार्टअप, कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। इतना पैसा, इतना फेम और इन सब को हासिल करने के लिए ना कोई डिग्री चाहिए और ना लाखों रुपए, बस चाहिए एक इंटरनेट और एक स्मार्टफोन। अगर ये दो चीजें और आप हर हफ्ते कम से कम 3 वीडियो डाल सकते हो तो आप भी इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की तरह लाइफस्टाइल बना सकते हो। इनका सही है यार, कुछ भी रियल बन के पैसा कमा रहे हैं, हम ही यहाँ घिस रहे पढ़ पढ़ के। छोड़ो, तो मैं भी यही करूंगी। आपके पास कोई घर नहीं है, एल्वे शारदा के पास कोई घर नहीं है, मैं कह रहा कोई हूं लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास। लग्जरी गाड़ी मैडम लोन पे गाड़ी है। लोन पे गाड़ी है लग्जरी की, लोन पे गाड़ी और लग्जरी। सर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है। हाँ जी। तान्या मित्तल का घर इन दिनों काफी चर्चित में है। मेरी दाएं तरफ तान्या मित्तल का घर है, जिसे वो अक्सर ये कहती हैं कि उनका आलीशान राजमहल है और 150 के करीब उनके सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा। अब जितना सुनने में और देखने में ये सक्सेसफुल लगता है ना, लार्ज स्केल पर ये उतना ही इम्पॉसिबल है। थोड़ा जूम आउट करिए। हर दिन इंडिया में हजारों क्रिएटर्स अपनी पहली वीडियो डालते हैं, पर सिर्फ कुछ ही पैसे कमा पाते हैं। इंडिया में अप्रोक्स 35 से 45 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसके नंबर्स हर दिन और तेजी से बढ़ रहे हैं। जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो 22% के एनुअल ग्रोथ रेट देख रही है। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि 35 से 45 लाख के इस क्रिएटर इकोनॉमी में सिर्फ 10% ही ऐसे क्रिएटर्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं। और एक बार पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन एक कंसिस्टेंट इनकम गेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहीं पर मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसर्स स्ट्रगल करते हैं और यही स्ट्रगल उन्हें मजबूर करता है कि किसी भी तरह से बस रीच मिले, ताकि उस रीच की बदौलत उन्हें वो इनकम और वो लाइफस्टाइल मिल पाए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की उन्हें कॉस्ट देनी पड़ती है। कुछ क्रिएटर रेलेवेंसी के नाम पर आए दिन कंट्रोवर्सी का सहारा लेते हैं, तो कुछ अपनी लाइफ के हर एक सेकंड को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देते हैं। और ये सब बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ फन के लिए कंटेंट नहीं बना रहे। बैक इन 2015-16 ऐसा जरूर हुआ करता था जब कंटेंट फन के लिए बनाया जाता था, लेकिन आज मकसद कुछ और है, पैसा और फेम कमाना। और ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स किसी भी हद तक गुजर चुके हैं, जिसमें वो खुद को नुकसान भी पहुंचाते हैं, साथ ही साथ लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ भी खेलते हैं। चंद व्यूज के लिए आज के इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट की आड़ में नाली में कूदने से लेकर न्यूडिटी प्रमोट करना और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन तक करने को तैयार हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ सोसाइटी को पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली भी इफेक्ट करते हैं। क्रिंज कंटेंट से लगाकर अननेसेसरी व्लॉगिंग और जो राइजिंग यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों के ऊपर इस इन्फ्लुएंसर कल्चर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, हमारा देश हर दिन स्ट्रगल करता है नई नई प्रॉब्लम से। कभी सड़क, कभी बारिश, कभी लॉ, कभी एजुकेशन। इन सब भागदौड़ के बीच इंसान 10 मिनट चिल करने के लिए सोशल मीडिया पर जाता है और वहां कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है। अभी क्रिंज कंटेंट को देखकर एक बार के लिए तो आप हंसकर स्क्रॉल कर देते हो, पर अचानक एल्गोरिदम आपको सिमिलर रील भेजता रहता है। अब ये ऐसा कंटेंट है जो ना तो देखने में अच्छा है और ना ही कोई वैल्यू देता है, पर आप मानोगे नहीं, ये कंटेंट बहुत व्यूज अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये रील वैल्यू पे नहीं शॉक वैल्यू पर फोकस करती है। नाली में कूदना, किसी को गोबर खाते देखना, ये सब देखकर व्यूअर्स शॉक हो जाते हैं। दिस कंटेंट इज जस्ट शॉकिंगली एंटरटेनिंग अस,
पर समस्या यह है कि इंटरनेट पर ऐसे कंटेंट बनाने वालों को भी इन्फ्लुएंसर्स का टैग दे दिया जाता है और इसी टाइप के कंटेंट और भी एक्सट्रीम हो जाते हैं, इतने कि मैं आपको यहां बता भी नहीं सकता हूं। कुछ में तो इंसान खुद को फिजिकली हार्म भी कर रहा होता है, इसमें कोई एज बैरियर भी नहीं होता है, बड़े तो बड़े और छोटे बच्चे भी इसमें अपने आप को शामिल कर रहे होते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इनकी फॉलोइंग जो मिलियंस में है, आप खुद ही देख लो। अब आप खुद सोच के देखो कि इनके फॉलोअर्स क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे। ये इन्फ्लुएंसर्स जिनमें से कई की उम्र तो 15 साल से भी नीचे है, उनके लिए इन्फ्लुएंस का मतलब ही क्या होता होगा उन्हें खुद समझ नहीं आता होगा। तो देखो यहाँ पर एक जाहिर सी बात है कि पुनीत सुपरस्टार जैसे इन्फ्लुएंसर्स का इस पूरी प्रोसेस में एक बड़ा रोल होता है, जो खुद ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि वियर्ड है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो छोटे बच्चे भी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। इन छोटे बच्चों में अभी उतनी समझ नहीं है, पर इमेजिन कीजिए कि आज से 10 साल बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो बच्चे नहीं रहेंगे, तब वो इस कंटेंट के सहारे कहां स्टैंड करेंगे। और 10 साल तो बहुत दूर की बात है, एक कंटेंट क्रिएटर की एवरेज लाइफ स्पैन 5 साल की होती है, खासकर तब जब उसके कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं हो, जो ऐसे क्रिएटर्स के केस में सबसे बड़ी चिंता है और चैलेंज भी है कि आप कोई वैल्यू ड्रिवन कंटेंट नहीं बना रहे, आप सिर्फ एक बबल। छोटे बच्चों में अभी उतनी समझ नहीं है, पर इमेजिन कीजिए कि आज से 10 साल बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो बच्चे नहीं रहेंगे, तब वो इस कंटेंट के सहारे कहां स्टैंड करेंगे। और 10 साल तो बहुत दूर की बात है, एक कंटेंट क्रिएटर की एवरेज लाइफ स्पैन 5 साल की होती है, खासकर तब जब उसके कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं हो, जो ऐसे क्रिएटर्स के केस में सबसे बड़ी चिंता है और चैलेंज भी है कि आप कोई वैल्यू ड्रिवन कंटेंट नहीं बना रहे, आप सिर्फ एक बबल की तरह फेमस हो रहे हो। ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी छोड़ता है, जिसके लिए बच्चे अभी रेडी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब करके बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। ब्रांड अधिकतर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करती है, और जो ब्रांड मिलते भी हैं तो वो उतना पे नहीं करते हैं। इसमें कुछ 1-2 एक्सेप्शंस जरूर होते हैं, पर ये सिर्फ गिनती के ही लोग हैं। जो आज ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है नेक्स्ट 1 साल में वो इररिलेवेंट हो जाए, पर उन्हें तो व्यूज और कमेंट्स की लत लग गई है। उनका सेल्फ वर्थ उनके कंटेंट और फॉलोअर्स के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इन सब के बिना ये क्रिएटर्स वर्थलेस फील करेंगे। नॉर्मल लाइफ जो सोशल मीडिया से परे है, वहां इन्हें अपने आप को अकोमोडेट करवाने में भी बहुत करना पड़ेगा, पर इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है। अभी व्यूज आ रहे हैं, ऑडियंस एंगेज कर रही है और पेरेंट्स के पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो ये सब चलता है। ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम व्लॉगिंग क्रिएटर्स के साथ भी है, जो हर दिन हर मिनट अपनी लाइफ को ऑनलाइन शेयर करते रहते हैं। उनके 1 महीने के बच्चे से लगाकर उनके 5 साल की जर्नी तक सब आपको उनके चैनल पर मिल जाएगी। अक्सर व्लॉगिंग हमें हार्मलेस लगती है, पर ऐसा है नहीं। सडनली आप प्राइवेट लाइफ छीन ली जाती है। जिन बच्चों को व्लॉग्स में यूज किया जाता है, उनकी प्राइवेसी कब छिन जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स ही हैं। अब इसे ही अपनी पर्सनल चॉइस बताते हैं और इस तरह से जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, जिससे लगता है कि हाँ, व्लॉगर्स एटलीस्ट अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और ये उनकी चॉइस है, जो बिल्कुल सही है। पर इन सब के प्लस पॉइंट के रहते हुए भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो एलिमिनेट नहीं होते हैं। और फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को उन्होंने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। इन्फ्लुएंसर्स के मेंटल पैटर्न में एक खास साइकोलॉजिकल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, जो व्लॉगिंग करते खास करके, जिसे आइडेंटिटी डिफ्यूजन कहते हैं। तुलसीदास खान आइडेंटिटी डिफ्यूजन, जिसमें उनका पर्सनल और प्रोफेशनल सेल्फ एक हो जाता है। जब पूरी जिंदगी कैमरे के सामने गुजरने लगती है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स भी उनके ऑडियंस का ही कंटेंट है और उनको बताना जरूरी है। ये डिसोसिएशन क्रिएटर बर्नआउट, एंजाइटी और पोस्ट फेम डिप्रेशन में बदल जाता है। ये सब कुछ हमने इंडिया में पोस्ट कोविड देखा है, जहां इंडिया के टॉप व्लॉगर्स कोविड में फेमस हुए और कोविड खत्म होते होते फेड आउट हो गए। शायद आप भी उन्हें इस समय पर देखते थे, पर अब बिल्कुल भी नहीं देखते या फिर बहुत कम देखना कर दिया है। अक्सर व्लॉगर्स अपनी कंसिस्टेंसी और कम्युनिटी अटैचमेंट के प्रेशर में इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उनका दुख, उनका स्ट्रेस या उनकी फैमिली लाइफ अब उनकी चॉइस नहीं रही, वो ऑडियंस की प्रॉपर्टी बन गई है। और यहीं से एक खतरनाक डेंजरस लूप शुरू होता है। जब एंगेजमेंट कम होती है, इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि वो इररिलेवेंट हो रहे हैं, फिर वो अपनी प्राइवेसी और अपनी फैमिली लाइफ को और ज्यादा एक्सपोज करते हैं। कुछ ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं जो शायद जरूरी नहीं है,
लेकिन एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए उन्हें वो करना पड़ता है। कई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स अपनी बॉडी को एंगेजमेंट के लिए यूज करती है, जो नॉर्मल और अडल्ट कंटेंट के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। मेल इन्फ्लुएंसर्स हेटफुल वीडियोस बनाते हैं, टॉक्सिक बातें बोल के अगेन शॉक वैल्यू पर व्यू ले जाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कई इन्फ्लुएंसर्स टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और वायलेंस को एक प्राइड के साथ प्रमोट करते हैं। पर मैकडी की हम तो ये बनाएंगे, मेरा फोन मेरा कैमरा। कुछ पेरेंट्स कैमरे के पीछे रहकर अपने बच्चों को आगे कर देते हैं, जहां ये बच्चे ऐसे क्राउड के सामने एक्सपोज हो जाते हैं जो कमेंट्स में इस बात का लिहाज तक नहीं करते कि ये बच्चा शायद उनके ही बच्चे के बराबर हो। एक नॉर्मल सी डांस वीडियो जो हार्मलेस लग सकती है, वो भी इंस्टेंटली ऑब्जेक्टिफिकेशन का शिकार बन जाती है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप जानते होंगे कि यूट्यूब का कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन दोनों में कितना अंतर है। इंस्टाग्राम पर ये कमेंट्स इतने वल्गर और प्रॉब्लमेटिक है कि इन्हें शो भी, और इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन दोनों में कितना अंतर है। इंस्टाग्राम पर ये कमेंट्स इतने वल्गर और प्रॉब्लमेटिक है कि इन्हें शो भी नहीं किया जा सकता। सबसे दुखद बात तो यह है कि कुछ पेरेंट्स ये सब कुछ जानते हुए भी ऐसी चीजों को होने देते हैं। अब मुझे दिक्कत डांस वीडियोस से या फनी कंटेंट से नहीं है। ऑनलाइन कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली अच्छी डांस वीडियोस, फनी कंटेंट, आर्ट और ओपिनियन देते हैं। ऐसे में इन क्रिएटर्स को शायद इंस्टेंट फेम ना मिले, लेकिन ये लोग लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस गेन करने के लिए चीप टैक्टिक्स या शॉक वैल्यू और टॉक्सिक कंटेंट को पुश नहीं किया। पर इंडिया में शायद पेशेंस की कमी है, तभी लोग क्विक मनी के लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं, और अगर कंटेंट नहीं चला तो फिर वल्गर और टॉक्सिक चीजों से व्यूज लाने का प्रयास करते हैं। कई क्रिएटर्स बर्नआउट के बाद वैनिश हो जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल लास्ट ईयर हमने देखा, जहां एक फूड इन्फ्लुएंसर ट्विटर पर अनाउंस करती है उन्होंने 3 साल यूट्यूब को दिए, 250 से ज्यादा वीडियोस डाले, मगर फिर भी उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली जो वो होप कर रही थी। ये वो रियलिटी है जो अक्सर फॉलोअर्स एंड व्यूज के शोर में दब जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 57% जेनजी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। ये एक ऐसे कंपटीशन का पार्ट बनना चाहते हैं जो दिखने में तो पॉसिबल लगता है, पर बिहाइंड द सीन सक्सेस रेट बहुत कम है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो समहाउ अपना कंटेंट मोनेटाइज कर भी लेते हैं, तो वो भी कुछ खास अमाउंट अर्न नहीं कर पाते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब का एल्गोरिदम अब सिर्फ नंबर ऑफ वीडियोस पर डिपेंड नहीं करता। अब ट्रैफिक इतना है कि आपको क्वालिटी चाहिए, जिसमें अधिकतर लोग फेल होते हैं। फिर वही उल्टे सीधे कंटेंट का सहारा लेकर लोग ग्रो होना चाहते हैं। कुछ तो लोगों को स्कैम करके इनकम जनरेट करते हैं, जिसपे एक पूरी अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। इसका साइड इफेक्ट उन पर होता है जो इन्हें इन्फ्लुएंसर समझकर फॉलो कर रहे होते हैं, जो इन पर ट्रस्ट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ छोटे इन्फ्लुएंसर्स तक सीमित नहीं है, इसमें कई बड़े बड़े टॉप इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल होते हैं। अगर आपने कुछ देखा है तो कमेंट्स में बताना। तो देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर बनना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, और इस प्रोसेस में एल्गोरिदम का बंदी बनना भी बेहद आसान है। आप अपने इमोशंस को एल्गोरिदम को सौंप देते हैं और वो आपको मजबूर कर देता है ऐसा कंटेंट बनाने में जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप बनाएंगे। पर एक एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर प्रेशर में आकर वो सब करना चाहता है, क्योंकि इन सब के पार उसे वो ड्रीम लाइफ दिखती है जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत सही मायनों में है ही नहीं। इस देश को वो लोग चाहिए जो आगे की जनरेशन को कुछ सिखाए, सही या गलत में फर्क बताए। ये समझना होगा कि व्यूज और लाइक से ज्यादा वैल्यूज और क्वालिटी कंटेंट पर काम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप किसका हिस्सा बनोगे ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पर और वीडियो चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहें। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।